नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड टीईटी भर्ती परीक्षा हेतु जो ये सीरीज़ में चला रहा हूं, उसमें मैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, इसमें हम बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस करेंगे। उत्तराखंड टीईटी भर्ती परीक्षा हेतु विशेष बाल विकास व शिक्षा शास्त्र भाग 2, ठीक है। इसका भाग 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, उम्मीद है आपने देखा होगा। और आज मैं इसका दूसरा भाग लेकर आया हूं, जिसमें हम बाल केंद्रित शिक्षा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आपकी टीईटी भर्ती परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। जो 30 नंबर का आपका पेडागोजी का आपका सेक्शन होता है, जिसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपका रहेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इससे आपको अवश्य फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित बिंदुओं को मैंने लिया है, इससे आपके परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो हम इनकी शुरुआत करते हैं, इन बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है, क्या है? बालक को का केंद्र मानना, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है बालक को, ठीक है, ये को होना चाहिए, बालक को केंद्र मानना, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है बालक को केंद्र मानना। अगला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है, ठीक है। गौण यानी सेकेंडरी होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका गौण होती है, छात्र की भूमिका उसमें प्रमुख होती है, ठीक है। छात्र की भूमिका प्रमुख और शिक्षक की भूमिका गौण या सेकेंडरी होती है। अगला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है, तो ये होती है बालक की होती है, ठीक है। जैसे कि ये पहले वाला भी बिंदु कुछ इसी तरीके का है, प्रमुख भूमिका बालक की और शिक्षक की जो भूमिका होगी वो होगी गौण होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगला बिंदु देखते हैं हम। अगला बिंदु है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है, क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा का? तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक की रुचियों का ध्यान, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास, गतिविधियों का विकास, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बाल केंद्रित रुचियों का ध्यान, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास, गतिविधियों का विकास। अगला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है कविताओं एवं कहानियों के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा कविताओं और कहानियों के माध्यम से प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो ये गतिविधियों एवं प्रयोगों को, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है गतिविधियों एवं प्रयोगों को। अगला पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है, ये वैज्ञानिकता व तकनीकी, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है वैज्ञानिकता व तकनीकी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ कुछ अन्य बिंदुओं को देखेंगे। अगला बिंदु देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग माना जाता है, ये प्रगतिशील शिक्षा की प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। शिक्षा में कंप्यूटर का जो प्रयोग है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है, ये बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर जो खेलों का प्रयोग है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। अगला पॉइंट, बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का, ठीक है। तो बालकों में जो
वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है, वो एक तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है और उसी के साथ में प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य भी बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है, प्रगतिशील शिक्षा का। ठीक है, यानी जो शिक्षण विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण उपकरण जैसे कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग किया जाता है तो वह प्रगतिशील शिक्षा की देन माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो आता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए आवश्यक है। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए आवश्यक है प्रगतिशील शिक्षा। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया को ये शिक्षण अधिगम है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। अगला पॉइंट, शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का प्रयोग करना प्रमुख रूप से संबंधित है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा, आप एक अंदाज़ा इससे लगा लेंगे कि अगर कुछ कंप्यूटर वगैरह या शिक्षण सहायक सामग्री प्रोजेक्टर वगैरह प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले बिंदुओं को देखते हैं। हाँ, अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है घनिष्ठ संबंध। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अगला पॉइंट, विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, ये बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, ये बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के नोट्स के अनुसार तो बाल केंद्रित शिक्षा विशेष बालक के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है बाल केंद्रित शिक्षा में। अगला पॉइंट देखिए, पाठ्यक्रम विविधता देन है। पाठ्यक्रम विविधता देन है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की देन पाठ्यक्रम में विविधता है। ठीक है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है। अगला पॉइंट देखिए, एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों का उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को माना जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है, बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी इस शिक्षा को माना जाएगा आदर्शवादी शिक्षा। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म, ये पॉइंट हो चुका है, जाति या धर्म में का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी इस शिक्षा को माना जाएगा आदर्शवादी शिक्षा। अगला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा है एक दूसरे की पूरक। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा एक दूसरे की पूरक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है किसका, मनोविज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी का। ठीक है, तीनों का है। बाल केंद्रित शिक्षा
बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी का। अगला पॉइंट, एक बालक की लंबाई 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई। बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को माना जाएगा वृद्धि एवं विकास। ठीक है, ये तो आप गैस कर ही सकते हैं। अगला पॉइंट है, स्किनर के अनुसार बुद्धि एवं विकास का उद्देश्य है प्रभावशाली व्यक्तित्व। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्किनर के अनुसार बुद्धि एवं विकास का उद्देश्य है प्रभावशाली व्यक्तित्व। अगला पॉइंट, परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है बुद्धि एवं विकास से। अगला पॉइंट, बुद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है सर्वांगीण विकास के लिए। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बुद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है सर्वांगीण विकास के लिए। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, क्रोगमैन के अनुसार बुद्धि का आशय है। ठीक है, देखिए जो क्रोगमैन के अनुसार है बुद्धि का आशय क्या है, जैविकीय संयमों के अनुसार वृद्धि। ठीक है, क्रोगमैन के अनुसार वृद्धि, यहाँ पर मैंने बुद्धि कहा है। ठीक है, तो क्रोगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है जैविक संयमों के अनुसार वृद्धि। अगला पॉइंट, सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है धनात्मकता का। ठीक है, अगला पॉइंट, सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है परिवर्तन का आधार। अगला पॉइंट, गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण है वृद्धि का। अगला पॉइंट, गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण है विकास का। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य गैसेल के विकास के अवलोकन रूपों से संबंधित है, तो शरीर, रचनात्मक शरीर क्रिया, विज्ञानात्मक व्यवहारात्मक, ये गैसेल के विकास के अवलोकन के रूपों से संबंधित हैं। अगला पॉइंट देखिए, विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है किसका है, श्रीमती हरलॉक का। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, विकास के अनुसार व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विषमताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है श्रीमती हरलॉक का। अगला पॉइंट, सोरेनसन के अनुसार विकास है परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया। ठीक है, सोरेनसन के अनुसार विकास परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया है। अगला है, अभिवृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया चल सकती है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अभिवृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया चल सकती है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया अभिवृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अभिवृद्धि यानी परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया अभिवृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया चलती है। अगला पॉइंट, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं शारीरिक। ठीक है, अगला पॉइंट, अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं मात्रात्मक। अगला पॉइंट, अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अभिवृद्धि का क्रम मान को लेकर जाता है वृद्धावस्था की ओर। ठीक है, जो देखो ये अभिवृद्धि का जो क्रम है वो मानव को लेकर जाता है वृद्धावस्था की ओर। अगला पॉइंट, अभिवृद्धि कहलाती है कोशिकीय वृद्धि। अगला पॉइंट, अभिवृद्धि एक धारणा है संकीर्ण। अगला पॉइंट, अभिवृद्धि का संबंध है शारीरिक परिवर्तन से। अगला पॉइंट, अभिवृद्धि एक है साधारण प्रक्रिया। अगला पॉइंट, अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है मापन। विकास की प्रक्रिया चलती है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, ये विकास की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, अगला पॉइंट देखिए, संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्रो एंड क्रो का है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, तो जो ये कथन है वो किसका है? क्रो एंड क्रो का। संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, संवेग शरीर की जटिल दशा है, यह पॉइंट किसका है? जेम्स ड्रेकर का, ये भी महत्वपूर्ण लग रहा है। ठीक है, संवेग शरीर की जटिल दशा है, ये पॉइंट किसका है? जेम्स ड्रेकर का। अगला पॉइंट, संवेगों में मानव को अनुभूतियाँ होती हैं, सुखद एवं दुखद। ठीक है, संवेगों में मानव को जो अनुभूतियाँ होती, सुखद और दुखद दोनों होती हैं। अगला पॉइंट, संवेगों की उत्पत्ति होती है परिस्थिति एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, संवेगों की उत्पत्ति होती है परिस्थिति एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर। अगला पॉइंट है मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं 14। अगला पॉइंट, भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के प्रकार हैं 2। अगला पॉइंट, भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है रागात्मक संवेग। अगला पॉइंट, सम्मान भक्ति एवं श्रद्धा, सम्मान भक्ति और श्रद्धा संबंधित हैं रागात्मक संवेग से। अगला पॉइंट, गर्व अभिमान एवं अधिकार संबंधित हैं द्वेषात्मक संवेग से। अगला पॉइंट, क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है? युयुत्सा से। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? घृणा। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? घृणा। अगला है, आत्म अभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है? ये आत्मगौरव है। अगला पॉइंट, कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है? काम प्रवृत्ति। ठीक है, अगला पॉइंट, संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? ये वात्सल्य। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? वात्सल्य संवेग उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट, दानता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? यह आत्महीनता। ठीक है, यानी सॉरी, ये दानता नहीं, दीनता है। ठीक है, दीनता मानव में, दीनहीन होना, दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? आत्महीनता। अगला पॉइंट, भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? भूख से। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है, रचना धार्मिकता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है? ये कृतिभाव होता है। अगला पॉइंट, मैकडूगल के अनुसार हास्य है संवेग एवं मूल प्रवृत्ति, ये भी महत्वपूर्ण है, मैकडूगल के अनुसार हास्य है संवेग एवं मूल प्रवृत्ति। अगला पॉइंट, संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध है अधिकार से। अगला पॉइंट, थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो सकता है? तो यह है क्रोध, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में। अगला है, संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जा सकती है? तो यह है प्रतिभाशाली बालकों में संवेगात्मक स्थिरता देखी जाती है। ठीक है, संवेगात्मक अस्थिरता कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में देखी जाती है, और संवेगात्मक स्थिरता पर देखी जाती है प्रतिभाशाली बालकों में। अगला पॉइंट, किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी? तो ये होगी सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में, सुखद परिवार में। ठीक है, जहाँ पॉजिटिव बिंदु होंगे वहाँ स्थिरता होगी। ठीक है, बालक में संवेगात्मक स्थिरता होगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालक के लिए संवेगात्मक स्थिरता
प्रदान करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, तो ये सकारात्मक व्यवहार जो है माता पिता का, वो बालक के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। अगला पॉइंट, किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है? अस्थिरता, देखिए, तो ये पाई जाती है निम्न आर्थिक स्थिति में गरीब एवं दलित परिवार में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। अगला पॉइंट, एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होता है तो उसका व्यवहार होगा, देखिए, अगर उसे किए जाने कार्यों के बदले प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा? संवेगात्मक अस्थिरता से परिपूर्ण होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए सकारात्मक व्यवहार एवं आत्मीय व्यवहार। ठीक है। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता को उत्पन्न के लिए उनके प्रति सकारात्मक और आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पुरस्कार देना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट, विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधि आयोजित करना चाहिए? ठीक है। तो यह है, पिकनिक जा सकते हैं, खेल प्रतियोगिताएं कराई जा सकती हैं और पर्यटन के लिए बच्चों को ले जा सकते हैं संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए। अगला पॉइंट, संवेगात्मक अस्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को। ठीक है। जो संवेगात्मक अस्थिरता है वह शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है, आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है? तो जिज्ञासा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है? जिज्ञासा। अगला पॉइंट, सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, यह कथन किसका है? ये मैकाइवर का। ठीक है। अगला आगे चलते हैं। मैकाइवर है ये। सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, यह कथन है मैकाइवर का। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, विद्यालय से समाज का लघु रूप है। ठीक है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह पॉइंट महत्वपूर्ण। यह कथन किसका है? डीवी का, जॉन डीवी का है। ठीक है। जॉन डीवी का विद्यालय समाज का लघु रूप है या विद्यालय एक लघु समाज है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये कथन जॉन डीवी ने कहा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज एवं स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बदलता है, उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला बिंदु देखिए, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बालक सबसे पहले अपने परिवार में ही समाज को देखता है, तो बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया परिवार है। अगला पॉइंट, बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है माता को। महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे पहले माता के संपर्क में आता है, माता से ही सीखता है बालक। अगला पॉइंट, बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है पास पड़ोस को। ठीक है। बालक के सामाजिकरण का अंतिम जो पड़ाव बिंदु है वो अपने में समाहित करता है पास पड़ोस को। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? जॉनसन का। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, समाजीकरण का आशय रॉस के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, समूह में अथवा एक साथ कार्य करने की। ठीक है। सामाजिकरण का आशय रॉस के अनुसार
बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, समूह में अथवा एक साथ कार्य करने में। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है समाजीकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है? यह है रॉस ने। सामाजीकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया स्वीकार किया रॉस ने। अगला पॉइंट, सामाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज को कैसा सदस्य बनता है? सामाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदस्य बनता है? मान्य, कुशल और सहयोगी सदस्य बनता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, एक बालक की सामाजीकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी? ये पोषण में। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। एक परिवार में बालकों के साथ सहानुभूति एवं प्रेम व्यवहार किया जाता है, परंतु बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है। ऐसे स्थिति में होगा मंद सामाजिकरण। ठीक है। ठीक है। उसके प्रति सहानुभूति और प्रेम व्यवहार तो प्रकट किया जा रहा है, लेकिन उसके कार्यों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंद सामाजिकरण होगा, यानी समाज के प्रति उसका विकास कम होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए बालकों को कार्य दिया जाना चाहिए, सामूहिक कार्य। ठीक है। विद्यालय में अगर सामाजिकरण आपने करना है तो बच्चों को बालकों को सामूहिक कार्य दिया जाना चाहिए। इससे उनके बीच में इंटरेक्शन होता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, अच्छी चलती है। आगे चलते हैं। सामाजिकरण में प्रमुख रूप से सहयोगी तथ्य है सहकारिता। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में किस देश के बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? ये भारतीय बालकों में। ठीक है। अगला पॉइंट है बालकों की सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर बालकों की सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र। ठीक है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर उनको सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिली तो ये प्रक्रिया तीव्र होती है। अगला पॉइंट, जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, उस समाज में बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र। ठीक है, या सर्वोत्तम। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से योगदान होता है पुरस्कार का एवं दंड का। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखिए, विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण सामाजिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है? महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण सामाजिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है? तो ये करता है गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण, समूह शिक्षण, ये सब सामाजिकरण को मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगला पॉइंट, सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है मूल प्रवृत्ति एवं जन्मजात प्रवृत्तियों का, बालक के व्यक्तित्व का। अगला पॉइंट है मानव जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी कब बन जाता है? तो ये है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सामाजिकरण द्वारा और सामाजिक संपर्क द्वारा। ठीक है, तो बालक पहले एक जैविक प्राणी होता है जब जन्म लेता है, तो उसके बाद जब बड़ा होता है, समाज में जाता है, तो उसके समाज के संपर्क में आने पर वह सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सामाजिकरण द्वारा और सामाजिक संपर्क द्वारा उसमें वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है सामान्य रूप से बालकों द्वारा अमर्यादित आचरण को नहीं सीखा जाता है, सामाजिक अस्वीकृति। ठीक है, सामान्य रूप से बालकों द्वारा अमर्यादित आचरण को नहीं सीखा जाता है क्योंकि इसके प्रति समाज अनुमति नहीं देता, सामाजिक अस्वीकृति के कारण। अगला पॉइंट, परिवार को झूले की संज्ञा किसने दी थी? गोल्डस्टीन ने। महत्वपूर्ण पॉइंट है, परिवार को एक झूले की संज्ञा किसने दी थी? गोल्डस्टीन ने। अगला पॉइंट, बालक
कि परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया संभव होती है, ये अनुकरण द्वारा। अगला पॉइंट, विद्यालय में बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है आपसी अंतःक्रिया द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों के मेल द्वारा और विभिन्न सभ्यताओं के मेल द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट देखिए, गोल्डस्टीन के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया संभव होती है सामाजिक विश्वास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, किस समाज में रहने वाले बालक का सामाजिकरण तीव्र गति से संभव होता है? शिक्षित समाज में। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगला पॉइंट, खेल कूद में सामाजिकरण की प्रक्रिया की तीव्रता का आधार होता है अंतःक्रिया, प्रेम एवं सहानुभूति, सहयोग। अगला पॉइंट, जिस समाज में रीति रिवाज एवं परंपराओं का अभाव पाया जाता है वहाँ जो सामाजिकरण वहाँ जिस समाज में रीति रिवाजों का एवं परंपराओं का अभाव पाया जाता है वहाँ सामाजिकरण मंद होता है। ठीक है, तो ये कुछ बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। आप इनको दोहरा लीजिए। ठीक है, इनमें से कुछ पॉइंट आपके महत्वपूर्ण बन जाएंगे जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बैठ जाएंगे, जैसे कि कोटेशंस है और कुछ बिंदु हैं जिससे आपके परीक्षा में कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट लिख सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इससे आपको अवश्य फ़ायदा होगा। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।